हम चलेंगे नागरकोट की तरफ। आज मैंने ना कुछ इंग्लिश स्टाइल का ब्रेकफास्ट मंगाई है। पहुंच गए हम काठमांडू पोखरा से। फ्लाइट हमारी 1 घंटा लेट थी। चंगू नारायण टेम्पल माना जाता है कि ये नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है और आप समझ ही सकते होंगे कि मुझे कितनी भूख लगेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, 20-25 मिनट रुकना पड़ा, लेकिन क्या थाली आई मेरे सामने। तो ये है दोस्तों बुधा पीस पार्क। बहुत खूबसूरत सा स्टैचू है यहाँ पर। तो हम आ गए हैं नागरकोट के सनसेट व्यू टावर के सामने। नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों और गुड मॉर्निंग एक बार फिर नेपाल से। मैं अभी पोखरा में हूँ। पोखरा में हो गई है सुबह और सुबह सुबह का यहाँ का ना जो वातावरण है ना बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सी ठंड पड़ रही है। इट्स क्वाइट कूल, क्वाइट प्लेजेंट, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब जहाँ पर हम ठहरे हैं पोखरा में, उस होटल का नाम है होटल क्वींस पार्क और यहाँ की बहुत एक फेमस स्ट्रीट है जिसे कहते हैं लेक साइड स्ट्रीट। तो सारे होटल्स, सारे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग की बहुत सारी जगहें सब इस लेक साइड स्ट्रीट पर ही है। तो आप कभी पोखरा आएँ तो आपके होटल की जो बुकिंग वगैरह है ना वो आप लेक साइड स्ट्रीट पर करवाइए, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया क्योंकि हमारी तो सारी बुकिंग ट्रिपो जंगल ने कर दी। तो चलते हैं अभी अंदर क्वींस पार्क होटल में और खाते हैं पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ का जो टैरिफ है ना उसमें मतलब बेड एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और टैरिफ है सिर्फ 2500 रुपये इंडियन रुपीज़ फॉर अ नाइस डबल डिलक्स रूम। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं आज सुबह का नाश्ता। आइए। तो गुड मॉर्निंग अगेन एंड ब्रेकफास्ट आ गया मेरे सामने फ्रेंड्स। आज मैंने ना कुछ इंग्लिश स्टाइल का ब्रेकफास्ट मंगाई है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कुछ इंडियन में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा नहीं। तो सम ब्रेड्स, देन जैम एंड बटर, सम सनी साइड अप, सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉसेजेस एंड सम जूस। चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना है ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा पोखरा एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है पोखरा से लेके काठमांडू तक। और आज का हमारा सफ़र रहेगा फ्रॉम काठमांडू। हम लोग अपनी जो टैक्सी है जो ट्रिपो जंगल ने हमारे लिए बुक कराई है उससे हम जाएंगे नागरकोट। एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर टाउन है नेपाल का। तो बने रहिए आप इस सफ़र में। अब मैं करता हूँ नाश्ता और नाश्ता ख़त्म करने के बाद चलेंगे। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पोखरा एयरपोर्ट पर। अब यहां से हम फ़्लाइट लेंगे काठमांडू के लिए। आधे घंटे की फ़्लाइट है और मेरे को ना यहां से बहुत अच्छा एक व्यू मिल रहा है इन हिमालयन पीक्स का। आप भी देख लीजिए जितना कैमरा में कैप्चर हो पा रहा है। यहां पर ये धौलागिरी पीक है, फिर माचरापुचरे पीक है और अन्नपूर्णा पीक्स हैं। ये 3 ऑफ दी ब्यूटीफुल हिमालयन पीक्स का यहाँ से अच्छा नज़ारा मिलता है पोखरा एयरपोर्ट से। तो अब मैं चलता हूँ और काठमांडू में जाकर आपको मिलता हूँ, फिर वहाँ से चलेंगे नागरकोट। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम काठमांडू पोखरा से। फ़्लाइट हमारी 1 घंटा लेट थी, तो अब बज गए हैं 12:15। अब यहाँ से हम चलेंगे नागरकोट की तरफ, जो यहाँ से काठमांडू से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और 1 से 1.5 घंटा लग जाता है नागरकोट पहुँचने में। तो चलते हैं नागरकोट और वहाँ जाके कुछ खूबसूरत जगहें देखेंगे और एज़ यूजुअल कुछ मज़ेदार खाना खाएँगे। आइए। दोस्तों
दोस्तों काठमांडू से निकलकर हम आए हैं चंगू नारायण नाम की जगह पर। ये काठमांडू से करीबन 14-15 किलोमीटर है और यहाँ पर बहुत ही एक पुराना मंदिर है लॉर्ड विष्णु का, चंगू नारायण टेम्पल। उसे देखने के लिए आए हैं और ये आता है भक्तापुर डिस्ट्रिक्ट में। अब भक्तापुर डिस्ट्रिक्ट, इसके नाम से ही पता चलता है कि इट इज़ अ सिटी ऑफ वर्शिपर्स, मतलब भक्तों का शहर है वो। तो बहुत सारे वहाँ पर टेम्पल्स हैं और ये टेम्पल उनमें से एक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस टेम्पल के बारे में और बहुत सारी जानकारी अंदर जाकर देंगे। आइए। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं ऊपर। थोड़ी सी सीढ़ियां थी, चढ़कर आना पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। माना जाता है कि ये नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है। इसे 6वीं या 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इट इज दैट ओल्ड। और विष्णु जी का है तो जाहिर है कि यहाँ की दीवारों पर और दरवाजों पर सब जगह उनके सारे अवतारों के इनकारनेशंस हैं। उनके बारे में कुछ लिखा भी गया हुआ है, इंस्क्रिप्शंस है। और इस मंदिर की एक और बात बता दूं आपको, इस मंदिर के चारों ओर एक एक दरवाजा है, यानी कि 4 दरवाजे हैं और इन्हें गार्ड करते हैं शेर, हाथी, ग्राइथन्स और ऐसे ही कुछ जीव। तो देखते हैं और अब अंदर चल के कॉम्प्लेक्स में थोड़ा घूमेंगे और आपको और बातें बताएंगे। तो दोस्तों अच्छे दर्शन हो गए चंगू नारायण मंदिर में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे नागरकोट की तरफ, जो यहाँ से मेरे ख्याल से हमें पहुँच जाना चाहिए अबाउट आधे घंटे में, क्योंकि यहाँ से 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलते हैं नागरकोट और वहाँ पे आपको कुछ नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे और खिलाएंगे। आइए। तो दोस्तों नागरकोट तो पहुंच गए और मैं तलाश कर रहा था कुछ ऑथेंटिक नेपाली कुजीन, और इंटरनेट पे मैंने देखा एक रेस्टोरेंट का नाम कैफ़े डू मोंड। तो मतलब इंटरनेट कई बार गलत भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है। तो आज कर दी गड़बड़, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा कैफ़े डू मोंड, वहाँ पर कोई खाना रेडी नहीं था और ये रास्ता इतना मुश्किल ऊपर जाने का, और उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ भी थी। तो थक गए लेकिन खाना नहीं मिला। अब कहीं और चलेंगे नागरकोट में ही और खाने की तलाश करेंगे। दोपहर के 3 बज गए हैं और भूख बहुत लग गई है। तो आप रहिए मेरे साथ, खाना तो मैं खाकर ही रहूँगा, चाहे रास्ता कैसा भी हो। तो दोस्तों ढूंढते मैं नागरकोट के मेन चौक में पहुँच गया हूँ। वहाँ पर तो ऊपर खाना नहीं मिला मुझे। अब यहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट का पता किया है, द बर्ग हाउस कैफ़े एंड होटल। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर नेपाली खाना बहुत अच्छा मिलता है और मुझे खानी है एक आज स्पेशली नेपाली थाली, जिसे यहाँ पर कहा जाता है दाल भात। तो अब उस दाल भात का सेट बोलते हैं इसको। उसके अंदर क्या क्या आता है वो जब हमारे सामने आएगा ना, मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर बर्ग रेस्टोरेंट में या बर्ग रेस्टोरेंट में और खाते हैं कुछ नेपाली खाना। आइए। तो दोस्तों पहुंच गया मैं बर्ग हाउस कैफ़े के अंदर। बहुत ही कोजी सी सिटिंग है, कूल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल सिटिंग है, और जो यूएसपी है इस जगह की वो है ये टेरेस। यहाँ पर बैठ के खाना खाइए और मतलब व्यू का मज़ा लीजिए। देखिए क्या अच्छा व्यू है यहाँ से। तो दोस्तों मैं बैठता हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना वो बड़ा कमाल का है। अब मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि खाना अभी कुछ भी रेडी नहीं है, बना कर देंगे आपको फ्रेश। अब दोपहर के बज गए 3:30 और आप समझ ही सकते होंगे कि मुझे कितनी भूख लगी हुई है। मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन खाना फ्रेश आएगा, गर्मा गर्म आएगा तो उसका मज़ा ही अलग है। तब तक मैं लेता हूँ इस मस्त व्यू के मज़े। आहा।
तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, 20-25 मिनट रुकना पड़ा, लेकिन क्या थाली आई मेरे सामने। आइए मैं बताता हूँ इस नेपाली दाल भात में क्या क्या है। ये देखिए, ये इन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ की पहाड़ी लोकल दाल है, ये काली दाल है लेकिन पहाड़ी दाल। ऑलराइट, ये हो गई काली दाल। साथ में दिए उन्होंने ये मिक्स वेजिटेबल, तो दिख ही रहा होगा, बीन्स हैं, गाजर हैं, आलू, गोभी। ये यहाँ का एक लोकल साग है, फारसी का साग बोलते हैं इसे यहाँ पर। ये मूली की चटनी या मूली का सलाद बना के दिया है इन्होंने साथ में। और ये जो राई के पत्ते होते हैं उसे सुखाकर एक चटनी बनती है, ये वो है। और ये है यहाँ की खास एक टमाटर की चटनी जिसमें एक लोकल इंग्रेडिएंट पड़ता है जिसे कहते हैं तिमुर। और टमाटो तो है, गार्लिक भी है, और बस उसको पीस के सबको मस्त एक चटनी बना दी गई है। और ये चावल आपको लग रहा होगा ये ब्राउन राइस है, ये है ब्राउन राइस, लेकिन यहाँ पहाड़ों में इन्हें कहा जाता है मारसी चावल। तो ये पहाड़ों में मिलेंगे आपको, पापड़ तो दिया ही है साथ में। तो ये सारी है हमारे सामने आज नेपाली दाल भात, या कहिए आप नेपाली वेज थाली। चलिए अब खाते हैं, भूख बहुत लगी है, टेस्ट भी तो बताना है। तो आसानी कर देते हैं खाना, दाल को रख देता हूँ बाहर, और सबसे पहले दाल से ही शुरू करता हूँ। ये दाल डालता हूँ मैं इन चावलों के ऊपर। ऑलराइट, बेस बना लेते हैं एक दाल चावल का मस्त। मारसी चावल के ऊपर डाल दी ये काली दाल। अब खाएंगे इसे। आओ, गर्मा गर्म, फ्रेश बना के दिया तो गर्म तो होना ही है, हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है। तो दाल चावल, और साथ में लेनी चाहिए थोड़ी सी ये चटनी। ये देखिए, ये है ना कमाल की चटनी, तिमुर वाली, टमाटर और लहसुन की। अब खाते हैं इसे। हाँ, पहाड़ी स्वाद। ये स्वाद सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इसकी फ्रेशनेस, इसका अरोमा। हल्की सी दाल है, लोकल काली दाल बोला मैंने, पूछा कौन सी है, कहते हैं लोकल काली दाल है। लेकिन तड़का वड़का कुछ नहीं है, ना घी है इसके अंदर, लेकिन प्रेपरेशन, इसका नेचुरली टेस्ट उस दाल का बहुत ही स्वाद है। क्या बात है, पहले ही निवाले ने मज़ा दे दिया। अब ये मिक्स वेजिटेबल ट्राई करता हूँ। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी लग रही है एकदम। देखिए ना इसमें प्याज नज़र आ रहा है, ना कोई मसाले नज़र आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ये काली चीज़ें हैं, ये शायद इधर का वही होगा तिमुर जिसे कहते हैं। और आलू, बीन्स, गाजर तो हैं ही, और गोभी भी है। चलिए, वेरी वेरी सिंपल वेजिटेबल विद कम से कम मसाले, कम से कम तेल, लेकिन फिर भी स्वाद इतना फ्रेश। क्योंकि आपको तो पता ही है पहाड़ों में जो सब्जियां उगती हैं उनकी फ्रेशनेस कुछ अलग ही होती है। वही फ्रेशनेस इस खाने में है। वेरी नाइस, मज़ा ही आ गया फ्रेंड। इंतज़ार किया लेकिन वो सो गुड। थोड़ी सी दाल और डाली जाए, आहा, मुझे बहुत अच्छी लगी ये दाल। क्या बात है। मिक्स करते हैं, अब टेस्ट करते हैं ये फारसी का साग। आहा, ये देखिए कैसा है ये साग, लोकल साग यही मिलेगा। क्या बात है, दाल चावल के साथ ही एंजॉय किया जाएगा। क्या बताऊं फ्रेंड्स, कोई मसालों का स्वाद नहीं, सिर्फ उस साग का स्वाद है। शायद सौते किया हल्का सा उस साग को, और नमक वमक डाला हुआ है। वेजिटेबल का जो फ्रेशनेस है ना, और वेजिटेबल का जो टेस्ट है, उसी का सारा मज़ा है। हाँ, जियो मेरे पहाड़ों, वाह वाह वाह। ये मूली की चटनी खा के देखते हैं। ग्रेट की हुई मूली है, लाल मिर्च पड़ी हुई है, थोड़े से पत्ते पड़े हुए हैं। नॉर्मल मूली का सलाद है ये। जो रेड चिली इसके अंदर पड़ी हुई है ना, वो थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी है, तो मस्त ज़बान पे एक अच्छा स्वाद दे रही है। डिलीशियस। अब ये दूसरा जो दिया है इन्होंने, चटनी या अचार, राई के साग के पत्तों को सुखाकर बनाया जाता है। ये बीन्स डाले हैं इसके अंदर, पता नहीं ब्लैक बीन्स हैं क्या है यार। बड़ी चीज़ें ना अनोखी अनोखी हैं, लेकिन स्वाद भी उतना ही अनोखा है। तो खाते हैं ये राई के साग की चटनी। ये चटनी भी थोड़ी सी स्पाइसी है, हरी मिर्च भी पड़ी हुई है इसके अंदर, लाल मिर्च भी पड़ी हुई है। और पहाड़ों में आपको पता ही है
जनरली जो मिर्ची होती है, या लाल या हरी, काफ़ी स्पाइसी होती है, दिखने में नहीं लगती, लेकिन जब मुंह में डालोगे ना तब पता चलता है भाई, फिर हो जाता है हाय हाय मिर्ची, उफ मिर्ची। मुझे समझ नहीं आ रहा था चीज़ क्या है, तो मैंने पता किया, इसका लोकल नाम है कालो भट्ट मांस। तो इसको हाथ में, इसका टेस्ट थोड़ा च्यूई है और इसका कुछ अपना टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये राई के जो सूखे पत्तों के साथ मिला दिया है ना, और उसके साथ अगर खाओ, राई के पत्ते लो और साथ में भट्ट मांस के अंदर हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही बैलेंसिंग है, क्योंकि राई का साग की जो चटनी है वो थोड़ी स्पाइसी है और ये थोड़ा ब्लैंड है, तो मिक्स करके एक मस्त इफेक्ट दे देता है। मज़ा ही आ गया, वाह जी वाह। तो फ्रेंड्स, मैं लेता हूँ इस नेपाली दाल भात के मज़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कुछ अलग ही लगी होगी और आपको भी एक अलग ही मज़ा आया होगा। इस थाली को ख़त्म करके हम आगे जाएंगे। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से कहा जाता है कि सनसेट बहुत ही कमाल का दिखता है। अगर हम लकी हैं, अभी तो इस समय तो बादल हैं, बादल अगर थोड़े कम हो गए तो शायद हमें वो सनसेट देखने को मिलेगा। तो थाली ख़त्म करते हैं और आपसे उस व्यू पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है? वाह जी वाह, थाली जी थाली। तो दोस्तों, बढ़िया खाना खा लिया। अब सनसेट में थोड़ा टाइम है, हमसे कहा गया कि 5:45 या 6 बजे सनसेट होता है, तो अब बज रहे हैं 4:30। तो हमने पता किया तो नागरकोट से कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बुधा पीस पार्क है यहाँ पर। तो हमने कहा क्यों नहीं हम भी बुधा पीस पार्क देख लें और आपको भी दिखा लें। तो आइए दोस्तों, पहाड़ों में आओ ना तो हर जगह जाने से पहले सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो एंड रिज़ल्ट देखने को मिलता है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। चढ़ लेंगे हम भी सीढ़ियाँ। ओह, फाइनली सीढ़ियाँ हुई ख़त्म। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि सीढ़ियाँ तो होती हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत कमाल का होता है, जैसे यहाँ पर भी है। तो ये है दोस्तों बुधा पीस पार्क। बहुत खूबसूरत सा स्टैचू है यहाँ पर गौतम बुद्धा का। नाइस प्लेस टू कम हियर, रिलैक्स कीजिए। बेंचेस लगाए हुए हैं इधर चारों तरफ बैठने के लिए। एक छोटा सा कैफ़े है खाने के लिए, और बुद्धा जी तो हैं ही, इनके सामने बैठिए, मेडिटेट कीजिए, शांति मिलेगी। तो दोस्तों, बुधा पीस पार्क देख लिया हमने। अब समय कम है, सनसेट होने वाला है। अब यहाँ से चलते हैं और लकीली प्रार्थना करते हैं बुधा जी से कि हमें सनसेट देखने को मिल जाए। ओके सो फ्रेंड्स, बुधा पीस पार्क के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम आएंगे सनसेट देखने के लिए, तो हम आ गए हैं नागरकोट के सनसेट व्यू टावर के सामने। यहाँ से कहते हैं कि सनसेट का बेस्ट व्यू मिलता है और सनराइज़ का भी। तो सनराइज़ के समय तो हम यहाँ नहीं थे, लेकिन सनसेट के समय तो हम ज़रूर हैं। ये देखिए, यहाँ पर होगा सनसेट। तो अभी थोड़ा टाइम है सनसेट होने में, काफ़ी ब्राइट है। तो जैसे ही सनसेट होने वाला होगा और अगर हमें नज़र आएगा, बिकॉज अभी भी थोड़े बादल और हेज़ नज़र आ रहा है मुझे, दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं दिखेगा तो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं आया हूँ ऊपर अभी आपको ये ब्यूटीफुल व्यू दिखाने के लिए। अब बस सनसेट होने ही वाला है और हम आ गए हैं सनसेट व्यू टावर के ऊपर, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय। अभी सनसेट होने में थोड़ा समय है, 5 या 10 मिनट है, लेकिन चारों तरफ का नज़ारा इज़ रियली ब्यूटीफुल। स्काई का कलर, और जैसे जैसे शाम ढल रही है, हर चीज़ और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है यहाँ पर। तो ये है नज़ारा नागरकोट के सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का। तो दोस्तों, इस सुंदर नज़ारे के साथ हम आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ
हमारी ये नेपाल की सीरीज़ भी आज के इस व्लॉग के साथ ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगले व्लॉग तक इंतज़ार कीजिए, जो कि एक नई जगह और एक नए खाने के साथ आपके लिए आएगा। तब तक आप घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।